स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करने वाले और आगामी दिनों में परीक्षा होने वाली है। तो उसके पहले हम आपके लिए कुछ ऐसी विस्फोटक सीरीज लेकर आए हैं जिनके सवाल सीधे आयोग में पूछे जाने की पूरी संभावना हो सकती है, तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा, एक बार देखकर जरूर जाइएगा। आइए सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका हिस्सा है? मौलिक अधिकार का, संविधान की प्रस्तावना, बीपीएसपी का और 370 का। ये तो संविधान की प्रस्तावना का है। प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना मतलब होता है परिचय या भूमिका। किसकी परिचय या भूमिका है? ये संविधान की परिचय या भूमिका को ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहा जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं प्यारे साथी। तो अगला सवाल है कि प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान सभा, न्याय और स्वतंत्रता। तो हम सभी जानते हैं इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यानी शुरू कहां से हुआ? विद द पीपल ऑफ इंडिया। और प्रस्तावना हमारा कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो ये भी बात ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बेसिक जानकारी है जो आपको होना चाहिए। एक बात यहाँ पे और भी बता दो कि प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन हुए हैं? महज एक संशोधन हुआ है। वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यही एकमात्र संशोधन किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? समाजवादी, सर्वधर्म, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी है लोकतंत्रात्मक संघीय। डी है धर्म आधारित राष्ट्र। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत को वर्णित किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी कि प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जुड़ा है? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां और 52वां। तो प्यारे साथी अभी मैंने आपको बताया कि संविधान प्रस्तावना में आज तक कितने संशोधन हुए? एक। वो कौन सा है? 42वां। और इस 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से कितने शब्द जोड़े गए? 3। तो एक तो हो गया समाजवादी जोड़ा गया है, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको अखंडता। ये तीनों शब्द याद रखना। ये तीनों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए। यानी ये 76 से पहले क्या प्रस्तावना में थे? बिल्कुल भी नहीं थे। अगला सवाल है प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा किस मामले में माना गया है? गोलकनाथ मामले में, केशवानंद भारती मामले में, बरुआ मामले में, मिनरसवा मिल मामले में। तो हम सभी जानते हैं बहुत ही फेमस केस रहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसी मामले में सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है और आज तक की ये सबसे बड़ी न्यायिक बेंच है। कितने सदस्यीय? 13 सदस्यीय। तो सबसे बड़ी हमारी न्यायिक बेंच कौन सी है? तो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दूसरी सबसे बड़ी न्यायिक बेंच कौन सी है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कितने सदस्यीय? 11 सदस्यीय बेंच थे। अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन आपके सामने है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 और 5। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा न्याय हमारे 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात किया गया है प्रस्तावना में, और आर्थिक न्याय की बात किया गया है, सामाजिक आर्थिक, और फिर तीसरा है राजनैतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन क्षेत्रों में सुनिश्चित की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बी है व्यापार और व्यवसाय। सी है आंदोलन। डी है निर्वाचन। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए कि हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रस्तावना में समानता का आशय क्या है? केवल अवसर की समानता, केवल कानून की समक्ष समानता। सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों। वैसे मैं आपको बताऊं तो हमारे संविधान प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। एक तो प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा की समानता जिसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति जिस योग्य और काबिल है उसके एवज में उसे सम्मान देना।
जिस पद पर है उसके पद की प्रतिष्ठा बनाए रखना, और दूसरी समता है अवसर की। तो प्रस्तावना में ये दो प्रकार की समता का जिक्र है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं और प्रश्न ये है कि प्रस्तावना में किस शब्द से स्पष्ट है कि जनता सर्वोच्च है? लोकतंत्रात्मक, संप्रभु, गणराज्य और समाजवादी। तो जनता सर्वोच्च ये कैसे हमें पता होता है? संप्रभुता से, क्योंकि संप्रभु का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो इससे पता होता है कि जनता सर्वोच्च है, इसका अर्थ ही संप्रभुता से हम लगाते हैं। वैसे संप्रभुता के दो रूप होते हैं, एक तो बात किया जाए कि वास्तविक संप्रभु कौन है, और दूसरा कहा जाता है औपचारिक संप्रभु कौन है। तो प्यारे साथी, अगर मैं यहाँ आपको दोनों बात स्पष्ट करूं तो वास्तविक संप्रभु तो संसद है, क्योंकि हमारे पूरे देश में कानून बनाने का जो पावर है वो किसको है? संसद को। और वास्तविक अगर बात करें औपचारिक संप्रभुता कौन है, तो जनता है। कि केवल औपचारिक मात्र संप्रभुता जनता को प्राप्त है वोट करते समय, बाकी पूरा का पूरा संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास ही है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? संवैधानिक राजतंत्र, पूर्ण राजतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और धार्मिक गणराज्य। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर प्यारे साथी भारत के बारे में, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे संविधान में बहुत सारे सोर्स कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से, क्योंकि हम इन्हीं के उपनिवेश थे। तो भारत जो है ये भी लोकतंत्रात्मक, हमारे यहाँ कैसा तंत्र है? लोकतंत्रात्मक शासन है। वहीं पर ब्रिटेन में बात करें तो राजतंत्रात्मक शासन है, और भारत में भी गणराज्य है, और ब्रिटेन में भी क्या है? गणराज्य। तो भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गणराज्य यानी गण का मुखिया है देश का, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। लेकिन वही ब्रिटेन में जो गण का मुखिया होता है वो आनुवांशिक होता है, उसका पद आनुवांशिक है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के परिवार के लोग आते जाएंगे। देखो अगला सवाल ही ऐसा है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि भाई अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप लगातार विजिट कर रहे हैं, तो आप उम्मीद है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करके और इसमें इजाफा करेंगे, ताकि ये आपका चैनल बिल्कुल और विस्तृत हो सके और इस पर और भी चीजें आपको बेहतर मिल सके। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि इस पर एक भी पैसे का शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क मैं जितना संभव हो सकेगा आपके लिए बिल्कुल कार्य करता रहूंगा, अगर आपका स्नेह प्यार मिलता रहा तो। गणराज्य का अर्थ क्या है? राजा को शासन, जनता का शासन, चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष, धर्म आधारित शासन। तो अभी मैंने बताया चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष, जो जनता द्वारा भारत में गण का मुखिया जो है राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? अब आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी मैंने आरंभ के प्रश्न पे इसको बताया। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस। तो सही आंसर आप भेजेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रस्तावना शब्द किस प्रकृति को दर्शाती है? विधिक, राजनीतिक, दार्शनिक और आर्थिक। तो ये दार्शनिक स्वरूप को दिखाता है। अगर भारतीय संविधान को आपको जानना है तो हमारे प्रस्तावना का दर्शन अगर कर लेंगे तो संविधान के बहुत सारे अंशों के बारे में आप ओतप्रोत हो जाएंगे और जानकारियों से युक्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? केवल सरकार चलाना, संविधान की आत्मा प्रकट करना, राज्यों को अधिकार देना, न्यायालय के अधिकार तय करना। तो इसका उद्देश्य है संविधान की आत्मा को प्रकट करना ही हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है। प्रस्तावना किस सभा द्वारा अंगीकृत की गई? लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा और कार्यपालिका। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा। अब एक सवाल बनता है कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और एक दूसरा प्रश्न बनता है कि कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। दूसरा प्रश्न आता है कि इसे स्वीकार कब किया गया प्रस्तावना को? तो इसे संविधान सभा ने अंगीकृत या स्वीकृत किया है 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया है। अगला सवाल है कि प्रस्तावना को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 को। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि औपचारिक रूप से जो प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को ही स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और वैसे अगर प्रमुखता डेट माने तो हम ये कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 में
दिए गए विकल्प के अनुसार सही आंसर यही होगा। प्रस्तावना किस पर हस्ताक्षरित है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, संविधान सभा सदस्यों द्वारा। तो संविधान सभा सदस्यों द्वारा ये हस्ताक्षरित है हमारी प्रस्तावना। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि प्रस्तावना में बंधुता का क्या आशय है? भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, समानता और स्वतंत्रता। तो हम सभी जानते हैं कि बंधुता का आशय ही होता है भाईचारा। धर्मनिरपेक्ष मतलब है, धर्म निरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बनता है धर्म योग निरपेक्ष। तो धर्म का तात्पर्य होता है प्यारे साथी धारण करना। क्या धारण करना? जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे कर्तव्य हैं। और निरपेक्ष मतलब मना करना, यानी हमारे राज्य के पास कोई भी धर्म, संप्रदाय या विचारधारा धारण नहीं किया है, बल्कि वह सभी संप्रदाय, धर्म और विचारधारा को एक समान संरक्षण देता है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता शब्द द्वारा दर्शाया गया है। गणराज्य, समानता, बंधुता और समाजवादी। तो राष्ट्रीय एकता बंधुता के द्वारा दर्शाया गया है। अगला सवाल खूबसूरत है, ध्यान से देखना कि प्रस्तावना न्यायपालिका को किस रूप में कार्य करती है? कानूनी, मार्गदर्शक, दंड संहिता और लेखा प्रबंधन। तो प्यारे साथी प्रस्तावना में न्यायपालिका मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। और हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का भी जिक्र किया गया, जिसका भी हम लोगों ने आगे बात किया था। प्रस्तावना किस प्रकार का राज्य स्थापित करता है? धार्मिक, समाजवादी, लोकप्रिय और राजतंत्रात्मक। तो हमारे यहाँ कैसे राज्य की बात किया गया है? समाजवादी, है ना, जिसमें समाज में बिल्कुल समानता की स्थिति और सद्भाव को रखा जाए। प्रस्तावना संविधान की किस विशेषता का प्रतीक है? कठोरता का, लचीलापन का, लोकतांत्रिक विचारधारा और ब्रिटिश विचारधारा। तो ये बिल्कुल है किस विचारधारा का? लोकतांत्रिक विचारधारा का। अब लोकतंत्र का ही अर्थ क्या आता है? लोक मतलब क्या होता है प्यारे साथी? तो लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ क्या होता है? शासन। तो जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और वैसे लोकतंत्र की बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। पर इसे भारत में किस नाम से जानते हैं? इसे भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। इसे भारत में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, जो भारत में है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र, अब वैसे लोकतंत्र सबसे बेहतर कौन होता है? प्रत्यक्ष, जिसमें नीति निर्माण में जनता सीधे शामिल हो। अप्रत्यक्ष यानी जिसमें सीधे जनता शामिल ना हो, बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से शामिल हो। हमारे प्रतिनिधि कौन है? MP और MLA। तो अब प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो बेहतर है नहीं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को सरकार ने बेहतर करने के लिए और विकल्प क्या ले आई? नोटा, नन ऑफ द एबव। यानी मतदान में अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो नोटा प्रेस करके आप अच्छे लोकतंत्र का प्रतीक साबित कर सकते हैं। प्रस्तावना में अंतिम शब्द कौन सा है? भारत, संविधान हम अपनाते हैं। तो क्या है? संविधान। देखो, सम योग विधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। यानी जब जिस देश में बराबर का कानून हो उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। प्रस्तावना किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? पूर्ण अनियंत्रित स्वतंत्रता, कानून द्वारा नियंत्रित स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक। तो हमारे यहाँ बिल्कुल कैसी स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रस्तावना का मूल मॉडल किस देश के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से प्रेरित है? अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो अभी हम लोगों ने बात किया अमेरिका से। और इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो प्यारे साथी ये सेट आपको कैसा लगा? प्रीवियस ईयर का और जिसमें प्रैक्टिस सेट के दोनों श्रृंखलाओं को मिला करके मैं आप तक पेश कर रहा हूँ। और उम्मीद कि यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और नोट, है ना, और बार बार देखेंगे तो दिमाग में नोट डाउन हो जाएगा और एग्जाम में सीधा गोला भरेंगे और इसका लाभ पाएंगे। तो मिलते हैं एक और सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।